शांति। ओम। आज हम शुक्र नीति सार इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और पिछली हमारी प्रथम कक्षा थी और हमने 3 श्लोकों को देखा था जिसमें कुछ थोड़ी बहुत इतिहास की बात हमारे सामने आई और आज हम चौथे श्लोक से आगे बढ़ने वाले हैं। तो किसके लिए ये शुक्र नीति है, इसका क्या लाभ है और जो अन्य बहुत सारी विद्याएं न भी पढ़े हुए हैं उनको भी ये पढ़ना चाहिए, इस प्रकार की प्रेरणा वाले कुछ श्लोक आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए चौथे श्लोक से आरंभ करते हैं। चौथा श्लोक है, अल्पायुर्भूभृदाद्यर्थम संक्षिप्तम तर्क विस्तृतम क्रियैकदेश बोधानि शास्त्राण्यन्यानि सन्ति। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इसके श्लोक को हम इस प्रकार से देखें, थोड़ा हम इसको अलग अलग कर लेते हैं शब्दों को। अल्पायु भूभृत आदि अर्थम संक्षिप्तम तर्क विस्तृतम क्रिया एकदेश बोधानि शास्त्राणि अन्यानि सन्ति ही। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में बताया गया है कि किसके लिए है और कैसा इसमें विषय है। और इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं जिससे कि हमें सरलता से अर्थ का बोध हो जाए। अन्वय का अभिप्राय यही होता है कि हम संस्कृत श्लोक के जो अलग अलग शब्द हैं उनको जिस प्रकार से हमें समझ में आता है आर्य भाषा के वाक्य के अनुसार क्रम में लगा लेते हैं और फिर विभक्ति आदि देखकर उनका अभिप्राय निकल आता है। तो इसको अन्वय में लगाना कहते हैं। तो अन्वय में लगाते हैं, अल्पायु भूभृत आदि अर्थम संक्षिप्तम तर्क विस्तृतम अन्यानि शास्त्राणि ही क्रिया एक देश बोधानि संति। तो पहली पंक्ति में यहां बताते हैं कि अल्पायु भूभृत आदि अर्थम, अच्छा अर्थात जो कम समय राजा रह पाते हैं, आदि इस प्रकार के जो राजनीति में कम समय रह पाते हैं उनके लिए। और यह ग्रंथ है और संक्षिप्तम तर्क विस्तृतम, ये संक्षेप में बताया गया है, यद्यपि संक्षिप्त ग्रंथ है लेकिन
इसमें बहुत अच्छी प्रकार से खोल के तर्क सहित बताया गया है। तर्क विस्तृतम, विस्तृत तर्कों के द्वारा यहाँ समझाया गया है। फिर आगे कहते हैं अन्यानि शास्त्राणी, अन्य शास्त्रों के विषय में कह रहे हैं कि यहाँ पर तो इस प्रकार का है, लेकिन अन्य जो इस प्रकार के और नीति शास्त्र हैं, अन्यानि शास्त्राणी, वे निश्चय से क्रिया एक देश बोधानी, क्रिया के एक देश का बोध कराने वाले संति हैं। इसलिए इस ग्रंथ का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अन्य नीति जो ग्रंथ हैं उनमें क्रिया के एक एक देश को बताया गया है, लेकिन यहाँ पर ये संक्षेप में और तर्कपूर्ण ढंग से सारी बातों को समझाया गया है। और ये जो है, जो ऐसे राजा हैं जो कम समय राजा रह पाएंगे, ये तय है। वो किस प्रकार से कार्य करें कि अधिक से अधिक जो है लाभ हो सके संसार का, प्रजा का, अधिक से अधिक कार्य कैसे कर सके, उसको यहाँ पर बताया गया। अर्थात जो कम समय में भी अधिक कार्य करना चाहते हैं उनके लिए है। अल्पायु, यहाँ पर आयु का अभिप्राय समय से ही लेंगे। तो ये चौथा श्लोक हो गया हमारा। तो यहाँ पर एक हाथ खड़ा हुआ है, बोल सकते हैं। नमस्ते महोदय महोदय। जी मैं ये कह रही थी कि शुक्र नीति की पुस्तक हमारे पास है नहीं, और स्नेहा जी ने बोला है कि वो छपने गई हुई है, अगले महीने आएगी। तो जब तक आप ये आरंभ का पढ़ा रहे हैं, इसके 2-4 पेज स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए ताकि हम देखकर पढ़ सकें, क्योंकि संस्कृत के शब्द जी हैं। जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। इसको मैं निवेदन करता हूँ। अ, यदि यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय भाई हिमांशु जी, तो वे कृपया पृष्ठों की फोटो कॉपी, फोटो भेजने की कृपा करें, समूह में भेज देंगे। वो गुरुजी, मेरे पास भी पुस्तक आने वाली है, अभी पहुंची नहीं है मेरे पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो हाँ नमस्ते। ठीक है, हाँ मैं नम, जी बोले नमस्ते जी। बहन स्नेहा। बीच में बोल रही हूँ, क्षमा करें। एक पृष्ठ मैंने हिमांशु जी के पास भेज दिए, वो ग्रुप में भेज सकते हैं। जी धन्यवाद जी। और अगले 2-3 पृष्ठ भी भेज दीजिए जिससे कि भेजा जा सके। जी धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। तो चलिए, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद बहन अंजलि जी, आपने ध्यान दिलाया इस ओर। तो ठीक है, हमने एक ही श्लोक, चौथा श्लोक ही किया है अभी, उसको आप सब देख सकते हैं। और अब हम 5वें श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। 5वां श्लोक है, सर्वोपजीवकं लोक स्थितिकृन्नीति शास्त्रकम् धर्मार्थ काम मूलम ही स्मृतम मोक्ष प्रदम यतः। तो यहाँ पर शब्द अलग अलग हैं। सर्व उपजीवकम, लोक स्थिति कृत नीति शास्त्रकम, धर्म अर्थ काम मूलम ही स्मृतम मोक्ष प्रदम यतः। तो अन्वय इस प्रकार है, नीति शास्त्रकम इदम, इदम को हमने अध्ययन कर लिया। सर्व उपजीविकम, लोक स्थिति कृत, यतः धर्म अर्थ काम मूलम ही
स्मृतम अतः मोक्षप्रदम। इस ग्रंथ के विषय में प्रशंसा बताई गई है, क्योंकि नहीं, नीति शास्त्रकम इदम, ये जो नीति शास्त्र है ये सर्व उपजीवकम, सभी के लिए बहुत उपकारी है, सबके जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके विषय में मैंने आरंभ में ही बताया था कि भाई केवल राजनीति वाले इसको पढ़े ऐसा आवश्यक नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी राजनेता और वो मुख्य बनते हैं, प्रधान बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, या जो भी सत्ता में आते हैं वे जनता में से ही आते हैं। एक बात। दूसरी, जनता को पता होना चाहिए कि राजा का क्या क्या कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जनता को पता नहीं है तो वो कैसे परीक्षण करेगी और फिर उसके बाद में कैसे उसको मत देगी जनता, कि इसको मत देना चाहिए अगली बार या नहीं देना चाहिए। इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है, सबको पढ़ना चाहिए और सबके लिए उपकारी है, क्योंकि सब पढ़ेंगे, जानेंगे और सही व्यक्ति को चुनेंगे तो उससे सबको लाभ होगा। और दूसरा है लोक स्थितिकृत, अर्थात संसार की स्थिति जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति है, उसको बनाकर रखने वाला है ये। अर्थात जो व्यवस्थाएं हैं संसार में, लोक में, उसको ये बना के रखने वाला ग्रंथ है। कैसे बना के रखेगा? सब लोग इसको पढ़ेंगे, जो राजा है वो भी जानेगा, वो उसके अनुसार आचरण करेगा तो जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक बनी रहेंगी। तो इस कारण से यतः, क्योंकि धर्मार्थ काम मूलम, ये ग्रंथ धर्म, अर्थ और काम का मूल है, कारण है। क्योंकि सुंदर व्यवस्थाएं बनी रहेंगी तभी धर्म कर सकता है व्यक्ति, अव्यवस्था में नहीं कर पाएगा। व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी तभी अर्थ उपार्जन कर सकता है, धर्म के अनुसार अर्थ उपार्जन कर पाएगा। ऐसे ही अगर व्यवस्थाएं शासन में ठीक है तभी व्यक्ति धर्म के अनुकूल कामनाएं भी पूरी कर सकता है। तो धर्म, अर्थ और काम का यह मूल है, इसको ऐसा माना गया है, धर्म, अर्थ और काम का मूल। और इसी कारण से यह मोक्षप्रद भी है, क्योंकि जब धर्म, अर्थ और काम सुव्यवस्थित ढंग से हर व्यक्ति को करने का अधिकार मिल जाता है और वो कर पाता है तो वो मुक्ति की ओर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सब धर्म के अनुसार कर रहा है। वो धर्म के अनुसार ही वो अर्थोपार्जन भी कर रहा है, धर्म के अनुसार ही वह कामनाओं को भी पूरी कर रहा है, तो फिर वो मोक्ष की ओर भी बहुत सरलता से आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मोक्ष देने वाला भी ये ग्रंथ हो गया। सीधा सीधा मोक्षप्रद भले ही ना हो, लेकिन उसकी व्यवस्था बनाने के कारण से मोक्षप्रद भी है। फिर अगला श्लोक देखते हैं, छठा श्लोक है। अतः सदा नीति शास्त्रमभ्यसेद्यत्नतो नृपः यद्विज्ञानान्नृपाद्याश्च शत्रुजिल्लोकरंजकाः। तो इस कारण से अब यहाँ पर हम इसको शब्द इसमें जो है वो अलग अलग कर लें। अतः सदा नीति शास्त्र अभ्यस अभ्यसेत यत्नतः नृपः यत् विज्ञानात् नृपादि नृप आदि नृप आदयः च शत्रुजित लोकरंजका। तो यहां पर कह रहे हैं, अब अन्वय करते हैं। अतः सदा नृपः,
यत्नतः नीतिशास्त्रम अभ्यसेत् यत् विज्ञानात् नृप आदयः च शत्रुजित लोकरंजकाः भवितुमर्हन्ति। ये हमने अध्यार कर लिया अर्थ बनाने के लिए। तो अध्यार होता है वो जो जोड़ा जाता है जिससे वाक्य पूर्ति हो जाए, जिससे अर्थ ठीक से निकल आए वाक्य पूर्ति करने के लिए। भवितुम अर्हन्ति इसको हमने अध्यार के रूप में जोड़ लिया। तो यहां पर हम देखते हैं अभिप्राय, इसलिए सदा राजा को यत्न पूर्वक इस नीति शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। अब राजा में सभी आ गए, केवल राजा को करना चाहिए ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगली बात नृप आद्य आदय ये सब बात कही गई है। तो फिर आगे राजा को बहुत यत्न से इस कारण से इस नीति शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए कि जिस नीति शास्त्र से जिस नीति शास्त्र को विज्ञानात जानने से जो नृप आदि सभी अर्थात राजा आदि सभी जो लोग हैं अर्थात राजा के सहायक भी उसमें आ गए, तो वो सभी शत्रुजित भवितुमर्हन्ति शत्रुओं को जीतने वाले हो सकते हैं और लोकरंजका भवितुमर्हन्ति अर्थात संसार को प्रसन्न रखने वाले अर्थात अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने वाले हो सकते हैं। ये दोनों ही काम बहुत आवश्यक है, शत्रुओं को जीतना और अपनी प्रजा को प्रसन्न रखना। जब ये नीति शास्त्र जो है इसका अभ्यास करेंगे सब राजा उसके सहयोगी, अब राजा और उसके सहयोगी कहाँ से आएंगे? जनता में से आएंगे, तो जनता को भी करना पड़ेगा जिससे कि वो रुचिपूर्वक राजा के सहयोगी के रूप में सेवा दे सके। तो आइए देखें 7वां श्लोक है। सुनीति कुशला नित्यम प्रभवन्ति च भूमिपाः शब्दार्थानां न किंज्ञानं बिना व्याकरणात् भवेत्। अब यहां पर जो है अर्थवाद है, प्रशंसा है। किसी की निंदा करना या किसी की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ये कहना यहाँ इस श्लोक में अभिप्राय नहीं है, लेकिन इस नीति शास्त्र की प्रशंसा करना ये उद्देश्य है। और इस उद्देश्य से दूसरे को की इतनी मतलब थोड़ा सा उसको नीचे कम भी दिखा दिया, तो इसलिए कि ये नीति शास्त्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए तो इसका मतलब वो कम हो गया दूसरा शास्त्र, वो बात नहीं है भाई, उसका अपना इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो ऐसा समझ के चलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा व्यक्ति समझ लेता है, गलत फहमी हो जाती है उसको, तो इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर भाव क्या है, समझ किस लिए कहा जा रहा है उसे, वो मुख्य बात को ग्रहण करना है। दूसरे शास्त्र की निंदा करना अभिप्राय नहीं है, उसको छोड़ दें ना पढ़े ये भी अभिप्राय नहीं, ये केवल इसकी प्रशंसा के लिए, इस शास्त्र की प्रशंसा के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं शब्द अलग अलग, सुनीति कुशला नित्यम प्रभवन्ति च भूमिपाः शब्द अर्थानां च न शब्द अर्थानां न किम ज्ञानम बिना व्याकरणात् भवेत्। तो कहते हैं भाई इसके अन्वय को करते हैं और इसमें अध्याय जो होगा वो भी कर लेंगे। तो भूमिपाः च अनेन ग्रंथेन, अनेन ग्रंथेन का हमने अध्याय कर लिया।
भूमिपाः च अनेन ग्रंथेन नित्यं सुनीति कुशलाः प्रभवन्ति। किम व्याकरणात् विना शब्दार्थानां ज्ञानम न भवेत। तो अब यहां पर देखिए, अभिप्राय देखते हैं कि जो भूमिपा अर्थात राजा लोग हैं, वे और राजा लोग इस ग्रंथ के पढ़ने से, इस ग्रंथ के पढ़ने पढ़ाने से या पढ़ने से या अभ्यास करने से नित्यम, हमेशा, सुनीति कुशलाः, उत्तम नीतियों में बिल्कुल कुशल, उनको लागू करने में बिल्कुल बहुत अधिक निपुण भवंती हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई इस, अब ये बात जब कही जाएगी तो इसमें प्रश्न नहीं उठेगा खाली इस ग्रंथ को पढ़ने से नीति कुशल हो जाते हैं क्या। तो उसका जो प्रत्युत्तर, जो प्रश्न उठ रहा है उसका प्रत्युत्तर अगले, अगली पंक्ति में दे रहे हैं प्रश्न उठाकर। कह रहे हैं कि किम, क्या व्याकरणात् बिना, यहां पर पंचमी विभक्ति के साथ बिना लगाया है, सामान्य रूप से तृतीया के साथ आता है। तो ये ऋषियों की भाषा है, कोई बात नहीं, ऋषि प्रयोग करते हैं। तो क्या व्याकरण के बिना शब्द और अर्थों का ज्ञान नहीं होता है। अर्थात व्याकरण के भी शब्द और अर्थ का, व्याकरण के बिना भी तो शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है। अब माँ कोई व्याकरण थोड़ी सिखाती है बालक को, शब्द और अर्थ का ज्ञान होने लगता है बचपन से ही। तो इसको कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, व्याकरण एक अलग विषय हो गया, लेकिन जैसे शब्दार्थ का ज्ञान बिना व्याकरण के हो जाता है, ऐसे ही इस ग्रंथ से भी उत्तम नीतियों का ज्ञान हो जाता है। यहाँ व्याकरण को मत पढ़ो ऐसा कहना अभिप्राय नहीं है, ये फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि कई लोग जो है ऐसा अर्थ निकालने लग पड़ते हैं। ये अर्थ नहीं है, केवल इस ग्रंथ को सबको पढ़ना चाहिए, जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वो भी पढ़े, इसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे ही अन्य ग्रंथों के विषय में भी आगे कहा जाएगा, तो उससे भी यही समझेंगे। ये बहुत अच्छे से अपने लोगों को समझना चाहिए, उस ग्रंथ के पठन पाठन का निषेध नहीं कर रहे हैं, उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी इसको जरूर पढ़ो, ये कहना अभिप्राय है। चलिए तो हम देखें 8वां श्लोक। प्राकृतानां पदार्थानां न्यायतर्कैर्विना न किम विधिक्रिया व्यवस्थानां न किम मीमांसया विना। अब इसका शब्दों को अलग अलग, प्राकृतानां पदार्थानां न्याय तर्कैः विना न किम विधि क्रिया व्यवस्थानां न किम मीमांसया विना। और इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं, किम न्याय तर्कैः विना, यहां देखिए विना के साथ तृतीय आई हुई है, तो किम न्याय तर्कैः विना, तृतीय बहुवचन है, प्राकृतानां पदार्थानां ज्ञानम न भवति। ज्ञानम और भवति इन दो शब्दों का अध्ययन कर लिया। और फिर दूसरी पंक्ति में भी ऐसा ही, किम
मीमांसया विना विधि क्रिया व्यवस्थानां ज्ञानम न भवति। तो उसी बात को पुष्ट करने के लिए कि भाई ये ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे तुमने न्याय पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन इसको जरूर पढ़ो। तुमने मीमांसा दर्शन पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इसको जरूर पढ़ो, ये मतलब है। ये हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो यहां पर कहते हैं क्या, किम, क्या, न्याय तर्क ही बिना, न्याय और तर्क के बिना, प्राकृतानाम पदार्थानाम, जो प्राकृत पदार्थ है उनका ज्ञानम न भवति, ज्ञान नहीं होता है। प्राकृत पदार्थ मतलब भाई और पदार्थ, जो भाई न्याय में 16 पदार्थ गिनाए हैं, उन पदार्थों पर फिर उसकी परिभाषा, फिर उसका लक्षण, लक्षण परिभाषा एक ही बात होगी, फिर उस पर जो है उसका सत्य असत्य का विवेचन, ये सब वहां पर किया गया है न्याय दर्शन में। हम कक्षा पढ़ेंगे ही उसकी। तो कहते हैं कि भाई न्याय दर्शन से ठीक है वो ज्ञान हो रहा है, लेकिन क्या न्याय दर्शन के बिना सामान्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है? होता है, लेकिन वो सामान्य ही होता है। ये समझना हमको है कि भाई न्याय दर्शन का अपना महत्व है। न्याय दर्शन पढ़ना मना करने के उद्देश्य से ये बात नहीं की जा रही है, क्योंकि न्याय दर्शन पढ़ लेंगे तो फिर विशेष क्षमता आ जाएगी। एक जिसको कहते हैं ना कि एक व्यक्ति सामान्य दृष्टि से खुली आंखों से कोई चीज देखता है, एक को दूरबीन मिल गई, भाई देखने में तो अंतर आएगा ही। एक को टेलीस्कोप मिल गया, अंतर आएगा ही। सूक्ष्मदर्शी यंत्र मिल गया, अंतर आएगा। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ज्ञान तो सामान्य रूप से होता ही है, तो इसको वो नहीं भी पढ़ना हो तो कोई बात नहीं, इसको जरूर पढ़ो, ये मतलब है। दूसरी बात कहते हैं कि क्या मीमांसा शास्त्र के बिना, मीमांसा दर्शन है उसके बिना विधि क्रिया व्यवस्था नाम, विधि क्रियाओं का, विधि का, क्रियाओं का और व्यवस्थाओं का जो है वो ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि वहां पर मीमांसा दर्शन में वैसे तो वाक्य की मीमांसा है, लेकिन वाक्य की मीमांसा किन वाक्यों की मीमांसा है? तो वहां पर यज्ञ की जो विधि है, यज्ञ की जो क्रियाएं हैं और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनको उदाहरण के रूप में लिया गया है, और सारे में वही उदाहरण है। तो उससे क्या है, वाक्यार्थ बोध भी होता है और विधि क्रिया और व्यवस्थाओं का, यज्ञ की जो विधि है, क्रियाएं हैं और व्यवस्थाएं, उनका भी बोध होता है। तो कहते हैं कि भाई क्या आपने मीमांसा दर्शन नहीं पढ़ा तो क्या आप यज्ञों की विधि क्रिया व्यवस्थाओं का बोध नहीं करते? भाई देखकर भी होता है, लोग देखकर सीख जाते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही अन्य जो विधि है, क्रिया है, व्यवस्थाएं हैं, उनका बोध भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन मीमांसा दर्शन पढ़ने से विशेष वही वाली सूक्ष्मदर्शी या टेलीस्कोप वगैरह, उसके जैसी क्षमता आ जाती है। तो मतलब कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि मीमांसा दर्शन नहीं भी पढ़ा है तो भी इसको जरूर पढ़ो, ये कहना चाहते हैं मुख्य रूप से। ऐसा अपने को समझना चाहिए। तो आज समय हो चुका है, इतना ही रखते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते।